बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, ईरान, यूएस और इजराइल की जंग का थिएटर एक्सटेंड हो गया है। ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है, वही हुआ जिसका डर था। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं इस जंग के अंदर पिछले 24 घंटे में, जिनसे लग ये रहा है कि अब ये जंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो कि दुनिया के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, ना ईरान के हक़ में है और ना ही यूएस के हक़ में है। पिछले दिनों हमें नज़र आया कि यूएस इस जंग को समेटता हुआ, या ऐसी बॉडी लैंग्वेज या ऐसे बयानात उनकी तरफ से आए जिससे पता लग रहा था कि वो लंबी जंग नहीं चाह रहे और अब पीछे हटना चाह रहे हैं। लेकिन ईरान एडमेंट रहा और ईरान ने इनकार किया। उन्होंने कहा जंग आपने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे। उसके बाद जो खार्ग है, एक ऐसा जजीरा जिसके ऊपर ईरान के बेशतर ऑयल रिज़र्व्स हैं और रिफाइनरीज़ भी हैं और वो उनकी शहरग है ऑयल की, उसके ऊपर अमेरिका ने सिग्निफिकेंट अटैक किया। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अटैक किया है, जान के इसको पूरा तबाह नहीं किया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ईरान ने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो फिर इसको पूरी तरह टारगेट करेंगे और डेसिमेट कर देंगे। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि पैसिफिक के थिएटर से 5000 एम्फिबियन वॉरफेयर के एक्सपर्ट मरीन सोल्जर्स और सेलर्स को शिफ्ट कर दिया गया, रीलोकेट कर दिया गया इन द गल्फ रीजन। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे इशारा मिलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अब अमेरिकन फोर्सेस लड़ाई की कोशिश करेंगी। इसके अलावा धमकियों का सिलसिला तो दोनों तरफ से ही जारी है। बहरहाल लगता इस तरह था कि ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि यूएस अपने टारगेट्स में से कुछ भी अचीव नहीं कर सका था और नाकामी नज़र आ रही थी। इसके ऊपर दुनिया भी तबसरा कर रही थी, मीडिया भी, और अमेरिकन अवाम भी यही कहती हुई नज़र आ रही थी कि अमेरिका का पल्ला भारी नहीं है और ईरान का पल्ला भारी है। लेकिन देखना यह है कि ईरान इस एडवांटेजियस सिचुएशन को अब एक्सप्लॉइट करता है और टेबल पे आता है या नहीं, क्योंकि इशारे ये भी मिल रहे हैं। ईरान ने क्लियरली कहा है कि जो रीजनल एक्टर्स हैं, जो मुल्क रीजन के मुल्क हैं और अमेरिका, इनकी मर्ज़ी से ना अमन कायम हो सकता है और ना जंग बंद हो सकती है, विच इज़ अगेन अ वेरी अलार्मिंग साइन। इस पे बात करने के लिए हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब ने। अपने प्रोग्राम का आगाज़ एयर वाइस मार्शल साहब से करते हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे जब वो प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो एवीएम साहब, आपने मेरा इंट्रो सुना, कैसा देखते हैं आप इस जंग को अनफोल्ड होता हुआ? क्या वाकई वॉर का थिएटर एक्सटेंड हो रहा है? क्या वाकई अब ये जंग लंबी चलेगी? क्या देखते हैं आप? देखिए, ये तो पहले से ही लग रहा था कि ईरान अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता है, और इसी तरह इजराइल भी जो है वो भी जंग का एक्सटेंड भी और उसकी शिद्दत जो है उसको चाहता है कि अमेरिका बढ़ाए। लेकिन अमेरिका के जो बयानात आ रहे थे, जिसको आपने भी रेफर किया, उससे ये लग रहा था और कुछ ऐसी इंडिकेशंस थी कि शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए कोई ऐसा एस्केप रूट या ऐसी एग्जिट विंडो उनको मिल जाए जिससे ये जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि ईरान फिलहाल एडवांटेजेस पोजीशन में है और ईरान जो है इस जंग को अपने मर्जी के टाइमिंग्स और कंडीशंस पे ख़त्म करना चाहेगा। जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जो बिल्डअप हो रहा है वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा। बिल्डअप ये हो रहा है कि अब देयर इज़ अ फ्रेश ग्रुप ऑफ फोर्सेस विच हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस एरिया। अब देखें, पैसिफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यूएस के लिए, वहाँ से हटा के यहाँ पे तैनाती करना उस फ्लीट की जो एम्फिबियन वॉरफेयर के अंदर एक्सपर्ट हैं, वो भी किसी ज़ाहिर है फर्दर जंग की जो है तवालत की तरफ इशारा करती है। इसको कैसे देखते हैं? लेकिन इसको आप एक एंगल से देख रहे हैं ना, तो दूसरा एंगल इसका ये भी तो हो सकता है कि उनकी जो मौजूदा फोर्स एम्प्लॉयमेंट है इस खत्ते में, वो अपने मकासद पूरे करने में कामयाब नहीं हो रही। बिल्कुल। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है कि वो दूसरे थिएटर से या दूसरे एरिया से जो उनके डिप्लॉयड एसेट्स हैं उनको रीलोकेट कर रहे हैं। तो अब
ये तो फिर आने वाला वक्त ही बता सकता है कि ये जो नई इसमें रीइंफोर्समेंट्स वो ला रहे हैं, उनको वो इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक तो ईरान ने अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड जो उनके एसेट्स हैं, उसके ज़रिए उन्होंने इन एरियाज़ में बिलखुसूस जो ऑफशोर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ईरान ने काफ़ी जो है अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज किया है। ठीक है। अगर ये जंग आप कैसे देखते हैं? अगर ये जंग जो एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखा, जाहिर है फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं और लिमिटाइज्ड भी हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर उनकी कोई पेश पड़ी नहीं। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसके बाद जाहिर है कोई नई कैंपेन लॉन्च होगी यूएस और इजराइल की तरफ से। वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी? ईरान तो बैक डाउन नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कंट्रोल कितना ज़रूरी है ईरान को इस जंग के अंदर वायबल रहने के लिए? देखिए, इस जंग में कंट्रोल जो वहाँ की पोजीशन जिस तरह की है, जोग्राफिक जो पोजीशन है, जी उसको तो तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। वो ईरान के लिए बड़ी एडवांटेजेस है। इस छोटी सी स्ट्रेट के जो ओपनिंग है, जी उसको वो बड़े अच्छे तरीके से वो उन्होंने ब्लॉकेड की हुई है। और उसी की वजह से असल प्रेशर जो है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो तमाम खित्ते के तमाम ममालिक और इवन यूरोप और अमेरिका तक उसका इम्पैक्ट जा रहा है। तो वो इस चीज़ को ईरान एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है अपनी फेवर में। तो लेकिन वो पोजीशन ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ईरान भी काफ़ी तैयारी से है और उसको कुदरती तौर पे वहाँ पे एडवांटेज हासिल है। जल साहब, खार्ग का जो आइलैंड है ये बड़ा स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए, और इनकी जो मेजर ऑयल की तरसील होती है और जो इनकी रिफाइनरी है वो भी है यहाँ पे, और यूएस ने डिलिबरेटली इसको टारगेट नहीं किया वॉर के अंदर। ये तमाम एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि हर जगह हमले हो रहे हैं लेकिन खार्ग के ऊपर हमला नहीं हो रहा, और वो बड़ा एक वाइटल किस्म का एसेट है ईरान का। तो अब उन्होंने उस पर हमला कर दिया, साथ उन्होंने नोटिफाई भी किया कि ये हमला मैंने किया है लेकिन मैंने कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं की ऑफ द आइलैंड, बट आई विल डू सो अगर ईरान परसिस्ट करता है अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो बंदिश की हुई है उसने, उसके ऊपर परसिस्ट करता है तो मैं फिर इसको भी तबाह कर दूंगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिकन और इजराइल की जो टारगेटिंग फिलॉसफी थी, उसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले इनकी लीडरशिप को, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, और फिर अपने तौर पे जो वो क्लेम करते हैं कि हमने मिलिट्री टारगेट्स लिए। लेकिन उसके बाद जंग के 6 या 7वें रोज से उन्होंने इकोनॉमिक टारगेट्स वो तवातर से हिट कर रहे हैं पूरे ईरान में। तो ईरान इकोनॉमिक टारगेट्स का जो लॉस है या उसकी जो डिस्ट्रक्शन है, ईरान उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। क्योंकि ईरान ये समझता है कि उसका ईरान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी स्ट्रेंगुलेटेड थी सैंक्शन की वजह से और दूसरे जो मसाइल हैं, वो ईरान पे तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट उन मुल्कों पे भी तो आएगा जो जहां ईरानियन एनर्जी रिसोर्सेज जो है जो मार्केट होते हैं। तो वो भी एक प्रेशर बिल्ड होगा अमेरिका और इजराइल पर। तो इस वजह से ईरान जो है वो लगता है कि वो अपने इकोनॉमिक एसेट्स की जो है डिस्ट्रक्शन या डैमेज जो है वो डेंट लेने के लिए वो तैयार है। लेकिन वो उसका रिएक्शन फिर वो आपको पता है कि वो इजराइल पे और खलीजी ममालिक में दूसरे जो इनके एलाइज हैं उनके एसेट्स पे आएगा। मैं सर इसी तरफ आ रहा था। ये खलीजी ममालिक के अंदर जो हमले हो रहे हैं, ये खार्ग की भी जो रिस्पांस दी ईरान ने, वो यूएई की एक रिफाइनरी के ऊपर अटैक करके दी। तो ये कितना ज़्यादा अहम हो सकता है या कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? क्योंकि अगर ये चीज़ चलती रही तो जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़ाहिर है अमेरिका मेनलैंड तक तो रसाई ईरान की मुश्किल है। तो जो उनकी बेसिस हैं या जो कंट्रीज़ उनको फैसिलिटेट कर रही हैं यूएस इंटरेस्ट को, उन्हीं पे अटैक होने हैं। तो ये तो ख़ित्ते के अंदर ही जंग जो है ये बड़ा भयानक रुख इख्तियार कर जाएगी। तो उन थोड़ी सी एफ़र्ट्स जो मीडिएशन की हो रही हैं इस तनाजुर में,
उसके ऊपर भी कमेंट करें कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। खैर फ़िलहाल रशिया और चाइना को तो इस चीज़ का फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करें प्लीज़। जी, अल्टीमेटली देखिए, ये नुकसान तो इसमें बहुत ज़्यादा रीजनल मुस्लिम ममालिक का है, और जी इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने बड़ी एक्टिवली पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है कि किसी तरह इस पहलू को उजागर करते हुए ये तासुर दिए बगैर कि पाकिस्तान किसी एक मुल्क या किसी एक साइड को फेवर कर रहा है या करना चाहता है, वो खित्ते के जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी बेहतरी के लिए पाकिस्तान कोशां है, और उम्मीद की जा सकती है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, और ये आने वाले दिनों में शायद इसमें कोई बेहतरी आ जाए। कितना ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उनकी इस टाइम पे ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है उनके मुल्क में तबाही हो रही है, और दे वर कंसिडर्ड द सेफेस्ट एरियाज़ इन द वर्ल्ड बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड। अब मसला ये है कि यूएस तो उनको तकरीबन अकेला छोड़ गया, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया, या इज़राइल के इंटरेस्ट को तो खुल के सेफगार्ड किया, लेकिन ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर लूक वार्म रिस्पॉन्स दिया अमेरिका ने। इन कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी को चेंज होते हुए कैसे देखते हैं इन फ्यूचर, व्हेन एवर दिस वॉर इज़ डिस्पोज्ड ऑफ, या जो भी इसका फैसला होगा, तब इन कंट्रीज़ ने क्या आप समझते हैं सबक हासिल करेंगे विज़ा वी अमेरिका? देखिए, ये जंग किस तरह ख़त्म होती है और कब ख़त्म होती है, इस बात से कतई नज़र ये खिता दोबारा उस जैसा नहीं रहेगा जैसे कि इस जंग से पहले था। ये रियलाइजेशन तो आ चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन मुल्कों की जो हुक्मरान जो ख़ानदान हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोप में हैं, तो वो एकदम से अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, उनकी ये मजबूरी है। लेकिन वो यकीनन इस रियलाइजेशन के बाद वो अपने जो है उसको रीऑर्गेनाइज या रीअरेंज ज़रूर करेंगे, और सबसे पहले फेज में वो अपनी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, वो अमेरिकन सैटेलाइट्स की मौजूदगी में उनको ये तासुर दिया गया था कि ये आपकी जो है सिक्योरिटी के लिए है, वो तासुर तो ख़त्म हो गया, उसकी हकीकत तो आश्कार हो गई कि वो तो इस खिते में सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए और इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ये सारे बेसिस रखे हुए थे। जी तो वो यकीनन जो है अपने लिए अल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट का सोचेंगे। जी नाज़रीन, हमें अता शाहिद साहब पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं, उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अता साहब, आप मेरे सवाल के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? ये हम बात कर रहे थे यूएस की एलियनेट कर दिया तमाम जीसीसी कंट्रीज़ को। मुश्किल वक्त में यूएस को समझती थी ये कंट्रीज़ अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी यूएस के ज़िम्मे थी इनकी, लेकिन जो हशर हुआ और खाली इज़राइल की सिक्योरिटी के ऊपर एम्फेसिस देता नज़र आया यूएस, और इन कंट्रीज़ को ऑलमोस्ट बिट्रे कर दिया, या ये कहना गलत नहीं होगा कि तन्हा ही छोड़ दिया इनके रहमो करम पे ही इस जंग में। क्या कहेंगे आप? तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि मास्टर साहब फरमा रहे थे जी, आप ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, इनकी इंटरेस्ट, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी वेस्ट में और यूएस के साथ है जी, यकदम तो इनके लिए निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लेकिन कुछ कंट्रीज ने निकलना शुरू भी कर दिया है। देखें आप, सऊदीज जो हैं, किंगडम सऊदी अरेबिया बड़ी क्लोज है यूएस के, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, यानी कि वो एक अपनी सेकंड इंश्योरेंस उन्होंने कर ली है और एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे वो आ गए हैं। तो इस तरह ये ज़रूर है कि जैसे ये जंग जब ख़त्म होती है तो उसके बाद ज़रूर ये कंट्रीज़ जो हैं बहुत जल्दी, तो आप ये तसव्वुर ना करें कि ये अमेरिका को छोड़ देंगे या उससे अलग होने के, क्योंकि इनका जो जैसे भी है वहाँ बेसिस हैं इनकी, इन कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट और यूएस की इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ में है। तो ये स्लोली होगा,
लेकिन ये दूसरा, ये अपनी सेकंड इंश्योरेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे कि अपना डिफेंस को वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये जरूर ये कंट्रीज जो हैं ये सोचेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र ने। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं एम्बेसडर साहब से पूछ रहा था कि अगर ये जो हालात लग रहे हैं इस जंग के, अगर ये फैलती है तो ये किस तरफ जाती नज़र आती है, इस पर कमेंट कर दें। अमेरिका और इसराइल के ऑब्जेक्टिव थे, खासकर जो रजीम चेंज का, तो वो दोनों नेतन्याहू और अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी ये दोनों का कहना है कि जी रजीम चेंज तो या गवर्नमेंट चेंज जो वहाँ पे ईरान में होती इतनी जल्दी होती नज़र नहीं आती। उसके लिए जैसे आपने खुद फरमाया कि अब वो उन्हें रीलोकेट करना शुरू कर दिया, जापान से अपने जो मैरीन्स हैं उनको रीलोकेट करना इस जो है मिडल ईस्ट में करना शुरू कर दिया है। तो देखिए अब वो और इसके दो तीन पहलू है। एक पहलू ये है कि अमेरिका के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि उसके अपने मशीर उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है वो वार विन करने का अनाउंस करके, और क्योंकि अब देखिए 15,000 टारगेट्स अब तक वो कर चुके हैं ईरान के अंदर, और 1500 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, और हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पे तबाही इन्होंने फैलाई है ईरान के अंदर, और ईरान ने इसको फिर भी सस्टेन किया है। इसी तरह तो वो अब ये अमेरिका के अंदर जो पहला पहलू है कि जी वो इसको आप कामयाबी डिक्लेयर करके इसको वार को ख़त्म करें, और सेकंड ये है कि अब इसके फेस सेविंग चाहिए होगी कि कैसे फेस सेविंग जो करके वो निकले। अगर जो ईरान ने अपना यूरेनियम का कहा है कि वो जो है रशिया के पास रखने के लिए तैयार है, लेकिन उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया ट्रंप ने। देखें कि अब बैकडोर जो है वो डिप्लोमेसी चल रही है, इस पे चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सारे लोग कंट्रीज जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मुझे एक लंबी वार होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो है इलेक्शन अमेरिका में नवंबर में होने वाले हैं जी। वहाँ पे जो कीमतें बढ़ गई हैं, तो रेटिंग बड़ी कम है, और वार की कोई जो है वो कोई पॉपुलर वार नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो वार ख़त्म करनी पड़ेगी, अगरचे नेतन्याहू नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद उनको ख़त्म करें। लेकिन वो किसी अब जो करेंगे कि वो कोई अपना ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि वार को किस तरह कामयाब करार देते हैं, तो उन्हें कोई फेस सेविंग देखते हुए वो वार शायद नेक्स्ट वीक में आपका पॉइंट आ गया जी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट और दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप के ऊपर इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर एक हेड मनी उन्होंने अनाउंस कर दी, उनकी एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लोकेशन। उन्होंने ये हेड मनी का एक दोबारा से बड़ा ऑमनस किस्म का इशारा दिया है, और $1 करोड़ वो इनाम की रकम उन्होंने सेट की है इस पूरी चीज़ के ऊपर। इसको कैसे देखते हैं आप? ट्रंप बताखोर है ना जी, he's a gambler, आपको पता ही है, वो सबसे ज्यादा कैरेक्टरलेस आदमी है जी। एप्स्टीन फाइल में उसका आपने कैरेक्टर देख लिया, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बैठा हुआ है जी। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट दैट मैन? अब उन्होंने $1 करोड़ की डिनर दी है, तो ईरान ने कह दिया कि जो हमें अमेरिकन फौजियों की इत्तला देगा गल्फ के अंदर, उसको हम इतने पैसे हम भी देंगे। बिल्कुल टेट फॉर टैट हो जाएगा। तो इस तरह कोई चीजें थोड़ी पकड़ी जाती हैं $1 करोड़ से। अगर $1 करोड़ से पकड़ी जाती तो फिर ईरान इधर ना खड़ा होता जिधर आज खड़ा हुआ जी। आई वाज रेफरिंग टू देयर माइंडसेट। आप बिल्कुल, आपने बड़े बेहतर तरीके से जो उनका जो वॉर सेक्रेटरी ऑफ वॉर है जी, उसने जो कुछ कहा है, और उसके ऊपर अभी उसकी हियरिंग हो रही थी, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की जब हियरिंग हुई है, पीट हेग्सेट, तो आपको पता है उसके सेनेटर ने उसके कैरेक्टर पे कितने इल्जाम लगाए हैं कि उसने when he was married he was having an affair with another woman, and उसके बच्चे भी हुए। तो वो इस किस्म के कैरेक्टर के लोग एक्चुअली स्टीव वेटकॉफ और पीट हेग्सेट तक ट्रम्प जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो इमोरल हैं, जो कैरेक्टरलेस हैं, जो झूठे हैं, जो कंपल्सिव लायर हैं, जो दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं, जो लोगों को मारने पे बिलीव करते हैं, जो गैर अखलाकी इक़दार पे बिलीव करते हैं। अब इसमें जो कोई जंग का जिस तरह पासा पलट रहा है, और जिस तरह खर्ज आइलैंड में उन्होंने हमला किया है और वहाँ पे जो तेल की मनसिबात है, उसके बाद ईरान ने कहा कि जी हम
स्टेट ऑफ हॉर्मज से जो तेल गुजरेगा, हम उसकी पैसे जो है वो चीनी करेंसी युआन में लेंगे, यानी वो पेट्रोल डॉलर की हेजेमनी खत्म कर रहे हैं। तो आपको जो पेट्रोल डॉलर खत्म होगा तो अमेरिका तो बढ़ जाएगा, फिर वो तो खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं बिल्कुल। तो अब वो पेट्रोल डॉलर जो है वो जो एक मशहूर पाकिस्तान का एक मशहूर जुमला है कि वो तो फिर बढ़ जाएगा अमेरिका अगर पेट्रोल डॉलर खत्म हो गया। तो अब ये उसको महसूसात, उसको ये वो जो है परेशानी हुई है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि इन 2-3 दिनों में 6 उनके तैयारे हैं KC-135, एक इराक में मारा गया, जिसके साथ 6 सोल्जर जैसे सर्विसमैन, 5 ग्राउंडेड थे, उन पे ही अटैक हो गया, और 5 ग्राउंडेड थे जो सुल्तान एयरबेस पे जो हमला हुआ है वहाँ पे वो मारे गए। वो पूरी तरह अपना तबाह तो नहीं, लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। अब वो ये है जिससे कह सकते हैं कि उसकी पुछल पे पैर जो रखा गया है, जिसकी वजह से उसने अभी कर्ज आइलैंड पे हमला किया, और जो सेक्रेटरी वॉर और सारा कुछ जो कुछ कह रहे हैं। तो बात ये कि ये जंग जो है ये बढ़ती जा रही है, इट्स एनहांसिंग, इट्स इंक्रीजिंग। अभी नॉर्थ कोरिया का भी बयान चल रहा था, अगर आप नॉर्थ कोरिया अगर जंग में कूद पड़ा तो फिर तो आप समझ लेंगे कि दुनिया का क्या हाल होगा। उन पे तो मीम्स बन रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह उनको मौका मिल जाए और वो जंग का हिस्सा बन जाए। हाँ, वो बबलू बार बार कह रहा है कि मौका दो, सानू भी अच्छी कोई खिदमत करिए। तो अब ईरान जो है वो जिस तरह चीजें चल रही है उसमें तो अभी उनका एक 500 और मरीन है जिनकी खबर आ रही है कि वो उनको डिप्लॉय कर रहे हैं जो है ईरान के अंदर। ये ईरान के अंदर नहीं तो कर्ज आइलैंड को सोचते हैं लेके आएंगे, ताकि वो वहाँ पे, जैसे वो कह रहा है कि जी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। और ईरान ने भी उसको जवाब दिया, बल्कि ईरान ने जब इन्होंने कहा कि जी $1 करोड़ दो, तो वहाँ पे अलकुद्स रैली जो निकली है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जितने उनके लीडर हैं, प्रेसिडेंट मसूद साहब से लेके नीचे फॉरेन मिनिस्टर सर, वो सड़कों के ऊपर थे। they were chanting slogans in favor of the war। वो कहते हैं जी हम जंग लड़ना चाहते हैं। अभी B-2 बॉम्बर्स हैं वो भी आ रहे हैं। सो जो वॉर का जो इस वक्त पोजीशन नजर आ रही है, और जिस तरह हिजबुल्लाह एक्टिवेट हुआ है और कंबाइंड हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, मलेशिया जिस तरह, उसमें तो वॉर मुझे खत्म होती नजर नहीं आ रही। बल्कि क्योंकि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो नेगोशिएशन के लिए नेगोशिएटर के तौर पे ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, या जिसको एक हेयरिंग वॉइस मिल रही हो अमेरिका की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टियां जो इम्पोर्टेंट हैं वो इजराइल, तीनों जो हैं इजराइल, अमेरिका और ईरान। जब तक इन तीनों की तरफ से थोड़ी सी स्केल कम नहीं होता, और उस स्केल कम करने के साथ, अभी इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, इलेक्शन तो बहुत दूर है यार, नवंबर में इलेक्शन है। और आज आप मेरी बात लिख लीजिएगा कहीं कि ट्रंप इस दफा इलेक्शन नहीं जीत सकता, बल्कि मुझे लगता है कि वो इलेक्शन से पहले उसकी सारी कैबिनेट और वो जो है वो इम्पीच हो जाएंगे। तो इलेक्शन तो छोड़ें आप, जो ट्रंप की रेटिंग है उससे 73% रेटिंग उसकी जो नया से पहले जो आई थी जंग के एक हफ्ते बाद वो 59% थी, तो साफ जाहिर अब और बढ़ गई होगी। तो वो इलेक्शन तो गया ट्रंप का। इस वक्त जो चीज़ है कि वो जो इम्प्रेशन देना चाह रहा है कि जी वो असल में तो इम्प्रेशन की बात ही नहीं है, ये है वो ज़ियोनिस्ट टेंडेंसीज की, ये है वो मजहबी जनूनियत की बात, जिसमें ट्रंप भी मुब्तला है, जैरेड कुशनर भी मुब्तला है, पीट हेग्सेट भी मुब्तला है, और स्टीव विटकॉफ भी है, और उसके साथ साथ इजराइल की क़यादत का तो आपको पता ही है, नेतन्याहू का पता नहीं चल रहा कि वो किधर दफा हो गया है, वो जहन्नुम वासिल हो गया है, मर गया है, जख्मी है, कोमे में है, किधर है। तो इजराइल के अंदर अगर आपको इस वक्त देखा होगा तो एक कमांड पैरालिसिस नजर आ रहा है आपको कि कोई ऐसा सेंट्रल लीडरशिप खड़ी नजर नहीं आ रही। तो उससे बात किससे आप करेंगे? ट्रंप जो है वो जो सिग्नल भेज रहा है वो तो वॉर रोकने के सिग्नल्स नहीं भेज रहा। अगर आज भी आप ये कोशिशें शुरू करते हैं तो इसके अंदर 10 अपना इट टेक्स टाइम। तो और जब और फ्रेश ट्रूप्स भी डिप्लॉयड हो रहे हैं तो ये वॉर का जो स्केल है ये तो बढ़ती जा रही है, और जो खतरनाक है, बहुत खतरनाक, क्योंकि इसके अंदर अभी भी अल अदीद एयरबेस पे भी हमला हुआ है, बहरीन में भी 5th फ्लीट पे भी हमला हुआ है, और फिर उन्होंने ईरान ने कहा कि जहां भी अमेरिकन नजर आएंगे उनको हम ठोकेंगे, और ठोकना चाहिए उनको, बिकॉज जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो कोई प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं कर रहे अमेरिकी ट्रूप जो है। अभी एक और अपना US जेराल्ड फोर्ड है, USA उनका जहाज है वो भी आ रहा था, उसके ऊपर आपको पता है आग, शॉर्ट सर्किटिंग से आग लगी है, और उसके ऊपर 2 बीच तेल AIB न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। तो अगर फर्ज करें वो आग लगने में वो रिएक्टर तबाह हो जाते तो आपको बैरल कायल में पूरे पानियों में ना कोई लाइफ नजर आ रही होती, ना कोई पानी नजर आ रहा। तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। इट्स नॉट कोजी गोइंग थिंग्स।
इट्स अ वेरी डेंजरस जी। और उस डेंजरस में जो है जो लीडरशिप है, जो है वो ईरान कहता है हम पीछे नहीं हटेंगे, और ईरान को पीछे हटना, आई पर्सनली फील ईरान को पीछे हटना नहीं चाहिए, बिकॉज इस वक्त उसी में सर्वाइवल है वॉल स्ट्रीट अभी पिछले कल परसों जो कांग्रेस का 1 हफ्ते का जो खर्चा दिया गया है, जो प्रेजेंट किया गया है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, जो वॉर कैबिनेट ने दिए, वो कहते हैं 11.6 बिलियन डॉलर 1 हफ्ते के अंदर खर्च हुए हैं। तो अगर आप 1 हफ्ते के अंदर 11.6 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अब वो फर्दर कितना ऊपर चला गया होगा। सो इट्स बिकमिंग अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वॉर। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे इंडक्शन है, और आप जब देखते हैं तो इंडक्शन, आप कहते हैं वेपन्स इंडक्शन की, या आप देखते हैं जो टेक्नोलॉजी इंडक्शन जो है, वो आप देख लीजिएगा कि वो तो दोनों साइडों से, ईरान ने भी बहुत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, और अब रिपोर्टेडली, मैं और आप तो वहाँ नहीं है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट मीडिया को परसू करते हैं तो वहाँ कहा ये जा रहा है कि उनका जो आयरन डोम और डेविड रिंग, वो सारे के सारे जो फट गए, और अब जो इजराइल में हमले होते हैं वो बगैर सायरन के हमले होते हैं। और तल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, और तास की रिपोर्ट थी, जो ईरान का जो डमोना, उनका जो डमोना न्यूक्लियर प्लांट था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। सो आई मीन द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, जो लॉसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके साथ फ्रेश इंडक्शन हो रही है, ट्रुप्स की भी, मिसाइल्स की भी, बम्स की भी, और जहाजों। तो आप ये किस तरह सोचते हैं कि ये जंग जो है ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे तो इसका स्केल फर्दर बढ़ता नजर आ रहा है, और अगर कोई और नॉर्थ कोरिया का कूद पड़ा तो फिर तो आप सोच लीजिएगा कि आगे बहुत मसला खराब हो जाएगा। दुनिया को देखिए, दुनिया इधर, ये अमेरिकन की हेजेमनी देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, इनके झूठ देखिए, ट्रम्प जैसे कैरेक्टरलेस बेगैरत लोगों का, कि एक तरफ तो ये काम करें, चाइना और अपना नॉर्थ कोरिया के दरमियान एक पहली पैसेंजर ट्रेन चल रही है जो बीजिंग से जा रही है, और 24 घंटे 41 मिनट लेके वो चाइना से पैसेंजर्स को लेके नॉर्थ कोरिया पहुंचेगी। तो वहां पे चाइनीज इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये अमेरिका, ट्रम्प जैसे कैरेक्टरलेस लोग जो हैं, ये पूरी दुनिया को जंग के बादलों में मुब्तला करके इंसानियत को तबाह कर रहे हैं। तो आप ये समझे, दे आर मरून्स ऑन इन द शेप ऑफ द ह्यूमन, ये वो वल्चर्स हैं इन द शेप ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मुल्कों की भी ह्यूमैनिटी को, और उसके स्केल को रोजाना बढ़ाते जा रहे हैं। बड़ा थ्रेटनिंग है पूरी दुनिया के लिए। अता शाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी तफसील से एक एंगल दिया ब्रिगेडियर साहब ने, और इसके अंदर बड़ी अहम बात की कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जो एक बात कहना और उस पर से मुकर जाना, और कहना कुछ और करना कुछ, सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन और सदर ट्रंप की बात कर रहा हूँ, इनकी गारंटी कौन लेगा? और एक गारंटी लेने वाले उस सालिस का डेफिसिट क्रिएट होता हुआ नज़र आ गया है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो गारंटी देगा, बात तो उसके सर पे आ गिरेगी। तो इस ये जो दहशतगर्द टोला है, जैसे नेतन्याहू और इजराइल, ये तो दहशतगर्द मुल्क है, राइटली सेड एंड पॉइंटेड आउट बाय ब्रिगेडियर साहब। और उसके बाद जो माइंडसेट है सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि एक जगह खड़े ही नहीं होते, एक ही दिन में 10 बयान दे देते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो इनकी गारंटी कौन लेगा? तो ये जंग खत्म कैसे होगी फिर? देखिए जी, अगर आप पीछे ग्रीक हिस्ट्री में जाए ना जी, तो थ्यूसिडिड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जो पावरफुल होते हैं वो जो चाहते हैं वही करते हैं जी। तो ठीक है, अपना ब्रिगेडियर साहब का एक अपना एंगल है, मिलिट्री एंगल है उनका, वो जिस एंगल से देख रहे हैं उनमें कुछ बातें सही भी होंगी और कुछ शायद ना भी सही हो। मसला ये है कि अब आपने अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आप रेजोल्यूशन देख लें कि 135 कंट्रीज जो है वो ईरान के खिलाफ थे, और उसके बाद जब ईरान पे भी तो एग्रेशन हुई, जब ईरान के पे वो करारदाद वापस आई तो सिर्फ 4 कंट्रीज ने ईरान को सपोर्ट किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो लेकिन उसको वीटो कर दिया अमेरिका ने। देखिए, अमेरिका जो है और इजराइल जो है, अनफॉर्चुनेटली, अगर आप उसको तस्लीम करें या ना करें, वो एक जो सुपर पावर है उसके सामने अभी देखें चाइना भी नहीं है। अब अमेरिका के बेसिस दुनिया में 500 से ज्यादा बेसिस है, ठीक है। चाइना के कितने बेसिस हैं पूरी दुनिया में, और रशिया के कितने बेसिस हैं आप देखें। देखिए, ये अब आपका मिलिट्री की कैलकुलेशन करना तो मेरा काम नहीं एज ए डिप्लोमेट, लेकिन फिर भी आप ये ब्रिगेडियर साहब देखें तो सही, अब वो पावरफुल हैं। अनफॉर्चुनेटली जो नुकसानात हमारे इधर ईरान में हो रहे हैं, हमें उसको भी बड़े
इसको कैलकुलेट करना चाहिए और देखना चाहिए, और खुदा ना खास्ता हमें वार को बढ़ाने की तरफ नहीं बल्कि वार किसी तरीके से खत्म हो, ये इसी में ईरान की भी बेहतरी है और बाकी दुनिया की भी बेहतरी है। तो मेरा जो कहने का मकसद था कि इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन दूर है लेकिन वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा कि वार जितनी जल्दी है वो खत्म हो सके। वो बिजनेसमैन है, उसके कैरेक्टर से हमें गर्ज नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो पावरफुल है, ठीक है जी। वो आपने देख लिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी देख लिया और दुनिया के बाकी जो जहां भी कोई एक्शन हुआ है, ठीक है उनके नुकसान हो रहे हैं जिसमें हमें खुशी है और हम चाहते हैं कि उनके नुकसान हों और वो वीक हो, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड उभरे। लेकिन आप देखें कि अगर खुदा ना खास्ता वो किस तरफ अगर जंग बढ़ती है तो वो कहीं वो अपनी कामयाबी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमें देखना बड़ा जरूरी होगा। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब प्लीज कमेंट करें। देखिए, ना जंग मैंने शुरू किया ना आपने शुरू किया। बिल्कुल, जंग शुरू की है अमेरिका ने और जंग शुरू की है इजराइल ने, और जंग शुरू करने का जवाब दिया है ईरान ने। जहां तक अमेरिकन नेवी, अमेरिकन आर्मी की बात है, दे आर वेरी पावरफुल और वो पावर वो शो कर रहे हैं। चाइना जो है वो इट इज नॉट डिजाइन टू फाइट अ वॉर लाइक अमेरिकन आर फाइटिंग, बिकॉज चाइना के तो बाहर कोई बेसिस नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि चाइना इस वक्त भी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इकोनॉमी पे, जब उसने पहली पैसेंजर ट्रेन चला दी है फ्रॉम बीजिंग टू नॉर्थ कोरिया, और अमेरिका कॉन्सेंट्रेट कर रहा है दुनिया को तबाह बर्बाद करने में। अब बात यह है कि जंग रोक ली किसने? मैं और आप चाहते हैं जंग रुक जाए, दुनिया का हर शख्स चाहता है जंग रुक जाए, और जंग रुकेगी तो ह्यूमैनिटी सेव होगी। ईरान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, मुल्क तो बड़ा है, इतना ईरान की इतनी पार नहीं है जितनी पार है यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन ईरान ने यह भी समझेगा, ईरान ने इस वॉर का पैटर्न ही चेंज कर दिया। इट्स नॉट अ कन्वेंशनल वॉर, इट्स नॉट अ वॉर विच इज फॉट बिटवीन टू आर्मीज स्टैंडिंग ऑन दी बॉर्डर। ये वो वॉर है जो डिस्टेंस से लड़ी जा रही है, रिमोट कंट्रोल सेंसर से लड़ी जा रही है, टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लड़ी जा रही है। और ये जंग जो है, इसका ईरान ने इस जंग को कन्वेंशनल वॉर से निकाल के इसको वॉर ऑफ ऑफेंसिव एसिमेट्रिक एंड्योरेंस बना दिया और वॉर ऑफ एट्रिशन बना दिया, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो 100 मिसाइल फायर करे और ईरान 20 भी रिटर्न में फायर करेगा तो ईरान ये बता देगा कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हम हैं। और जहां तक आप पूछते हैं कि कोई शख्स आके ईरान के ऊपर बूट्स ऑन ग्राउंड रख के उनकी लीडरशिप को पकड़ सकेगा, तो ये आप उसका फिर जो बूट्स ऑन ग्राउंड पड़ेंगे उसका भी आप हाल देख लेंगे कि क्या होगा। तो मतलब ये है कि ये वो जंग नहीं है जो आप पुराने जमानों में जंगे देखा करते कि दो फौजें आपस में खड़ी हैं, सामने खड़ी हैं, लड़ रही हैं, और उसके बाद पीछे से आर्टिलरी फायर कर रही है, दरमियान में टैंक आ जाते हैं और दोनों जिलों के दरमियान। ये एक डिफरेंट जंग है। ये एक जंग वो है जिसको war of offensive asymmetric endurance, it is combined with war of attrition in military terminology। और उसमें यही होता है कि दुश्मन आपको 10 गोले मारे, आप वापसी में 1 गोला मार दे। अब हर शख्स इस वक्त ये चाह रहा है कि जंग बंद हो, लेकिन जंग बंद करेगा कौन? इस जंग को बंद करने के लिए सबसे पहले होना ये चाहिए कि नई इंडक्शन जो हैं, अब 5000 मरीन है इस वक्त जो अमेरिका से इस वक्त आ रहे हैं जेराल्ड फोर्ट के ऊपर और दूसरे वहां पे आ रहे हैं। वो 5000 मरीन क्या करने आ रहे हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि जो 70 हरमत से जो जहाज लग रहे हैं हम उनकी सिक्योरिटी, फर्ज करें आज आप सोचें एक सेकंड के लिए, अगर ये जंग बढ़ती गई और ईरान के पास के 5000 से 10,000 जो है वो सी माइंस हैं जो समंदर के अंदर लगती हैं, वो उन्होंने लगा दी, तो उसके बाद तो फिर कोई सीन ही नहीं रहेगा। फिर अगले 2 साल अगर जंग बंद भी हो गई तो आप मिसाइल अंदर से माइने निकालते रहेंगे और स्टेट ऑफ हरमस जो है वो चल नहीं सकेगी, पूरी दुनिया के जहाजों के लिए खतरा हो जाएगी। So one wants that this war should stop, ये अंदर दिल की ख्वाहिश। लेकिन मैं जो आज की तारीख में आज के दिन का जो तजिया है और जो उसके इंडक्शन जो चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जंग इस तरह ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशंस की बात की आपने, यूनाइटेड नेशंस का डबल रवैया देखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस के अगर ये सुप्रीम कोर्ट की 20817 रेजोल्यूशन पेश हुई है, वो 2 रेजोल्यूशन पेश हुई हैं, एक रूस ने पेश की थी और एक में ईरान की मुखालफत, एक में ईरान की फेवर, एक में अमेरिका की मुखालफत। मतलब है वो है तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, ये वाली यूएनओ का रवैया है। यूएनओ तो खत्म हो गई है, इट्स नॉट अ यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बिकम अ यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन। ये वो यूनाइटेड नेशन बन गई है जो मुल्कों को जंगे लड़ने की चिट देती है, अमेरिका को कहती है जाओ जाके इराक को तबाह कर दो। कौन सी यूएनओ है यार दुनिया में? विच यूएनओ? 1,50,000 लोग गजा में मारे गए,
नेतन्याहू जो है वो जेनोसाइडर है, आईसीजे ने उसको इंटरनेशनल मुजरिम करार दिया। वेयर इज यूएनओ? यूएनओ क्या कर रही है? अब मुसलमान मुल्कों की जंग हो रही है, आपको कहीं मुसलमान ममालिक की भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, क्या कहते थे उसको, हमारी उम्मा के अम्मा, आपको कहीं वो नजर आ रही है उम्मा? Have they moved something? So these international organizations have become totally redundant. अभी जंग अगर खत्म होगी तो इस तरह खत्म होगी कि रूस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाइना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आगे बढ़े। वो अगर आप यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका वहां वीटो कर देगा। तो उसके लिए कोई फिर मिडल पावर दरमियान में आए। अब आपने कहा, अभी आप कहते कि जी जो रूस ने कहा था कि हम उनकी यूरेनियम ले लेते हैं, वो भी नहीं राजी हुए। हालांकि ओमान के वजीर खारजा ने, जो मेंबर थे इस पीस के इंटरनेशनल, जो दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका और थर्ड पार्टी मेडिएशन हो रही थी, इसको ओमान मेडिएट कर रहा था, उनका रिकॉर्ड उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया था आखिरी दिन, मुज़ाकरात जिस दिन खत्म होने थे। उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा था कि जंग होगा, तो मैं वो CNN का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी ईरान राजी हो गया था कि हम 0 ग्रेड यूरेनियम पे आ जाते हैं, हम यूरेनियम को 0 ग्रेड कर देते हैं, और हमें मुज़ाकरात 95% कामयाब हो गए थे। लेकिन मुझे लगा कि अमेरिका हमला कर देगा, तो मैं आके यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई एम पुटिंग दीज रिकॉर्ड्स, दीज थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, अनडॉक्यूमेंटेड। तो आप जान लीजिएगा कि, तो इसका मतलब ये है कि अब जो जंग खत्म करनी है वो खत्म भी अमेरिका ने करनी है, और उसको रिस्पॉन्ड ईरान ने करना है। अब वो किस तरह खत्म हो, अमेरिका किस तरह कहेगा, किस तरह वो निकलेगा, वो बजाय इसके फेस सेविंग वो ये तो कह रहा है कि हमने अमेरिका ईरान की सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया। चलो भाई, वो कह दे ईरान का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, अब हम मजीद फौजें नहीं भेजेंगे, हम मजीद हमले नहीं करेंगे। ईरान को भी चाहिए कि वो मजीद हमले ना करे। सो दैट इज वन थिंग विच विल गिव यू एन इंडिकेशन कि अमेरिका जंग बंद करना चाहता है। जिस वक्त तक वो ये नहीं कहते या कोई और नहीं कहता, तो आप मुझे बताएं कि जंग कौन बंद कराएगा? मैं और आप तो नहीं बंद आपका पॉइंट आ गया। बस एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, फिर प्रोग्राम की क्लोजिंग करूंगा। अता शाहिद साहब, पाकिस्तान का रोल कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की लास्ट बात से एग्री करता हूं कि अमेरिका इस जंग को, जो पावरफुल है वही इस जंग को खत्म करेंगे। अब कैसे फेस सेविंग लेते हैं, कैसे वो करते हैं, वो देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो अपने बिहाइंड द सीन जो है वो अपना पूरा मतलब कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, किसी तरह कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा जो है ओपन है डायलॉग। उनके कह रहे हैं कि ये जो इसके इकनॉमिक फैक्ट्स, रीजनल फैक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा जो हैं वो नेगेटिव होंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो जंग जो है इसको ख़त्म कराएं। तो वो जो पाकिस्तान के बस में है, इसी तरह हम गल्फ कंट्री से बात कर रहे हैं कि वो अपने जो रिस्ट्रेंट शो करें, और ईरान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गल्फ कंट्रीज पे अटैक ना करे, और खासकर KSA पे अटैक ना करे, क्योंकि हमारा उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आपको सुनी दुआ यही करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि जंग का थिएटर मत फैले और ये एक्सटेंड ना हो, कर्टेल्ड रहे, और मीडिएशन जो मुल्क कर रहे हैं उनकी सुनी जाए, और ये जंग निपट जाए, किसी तरह ख़त्म हो जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।